चलो सुनो, नाउ लेट्स कम टू यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन। यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन जो है ना हमारी, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना कंटेंट जो है वो कम ज़रूर है, बहुत छोटी सी यूनिट है, बट बहुत स्पेसिफिक कंटेंट है। यानी कि ये ऐसा कंटेंट है जिसमें ना बहुत ज़्यादा अपने तरफ से नहीं लिख सकते, आपको बहुत सारा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंटर्स दिए हुए हैं और आपको वही करना पड़ेगा लॉजिकली भी, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है। तो यूनिट नंबर 2 में कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन कवर्ड है कि कंसिडरेशन क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर ना लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा ना, वैसे ही कंसिडरेशन के बारे में है। तीसरा यहाँ पर सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जनरली थर्ड पार्टी और टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। कौन से डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके। वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जनरली कंसिडरेशन में तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं बनता, बट कुछ अग्रीमेंट होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी चल जाते हैं, उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। दैट इज हाउ यूनिट नंबर 2 वुड बी कवर्ड, बट क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है तो हमें अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया, फिर से बात करें, जल्दी से बताओ। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था हम लोगों को। हम लोगों ने बोला हुआ था कि यूनिट नंबर 2 में जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है वो हम लोग को हमेशा कैसे याद रखना है, कंसिडरेशन इज द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। बट इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई और भी पे कर सकता है क्या, यस चलेगा, कोई और भी पे कर सकता है, चलेगा। आप ही के केस में हुआ ना, अग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ, फीस जो है मे बी अभी पेरेंट्स ने या गार्जियंस ने पे की हुई है, तो प्राइस दैट इज पेएबल है ना, अब ये थर्ड पर्सन के थ्रू भी पे हो सकता है। हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पास्ट मतलब क्या, हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ठीक है, हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। प्रेजेंट में क्या है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। और फ्यूचर में क्या है, promises to do or abstains from doing something, ठीक है। such an act और abstinence, such an act और abstinence, या तो वे करने का वादा या ना करने का वादा, और promise, act, abstinence और promise is called as consideration for the promise। यूनिट नंबर 1 में हमने उसको समरी में पढ़ा हुआ था, यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग और एब्सटिनेंस मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, may move from promise or any other person and may be past, present और future। आप लोगों ने पहले क्या किया, हम बता रहे हैं आप लोगों को, मोड्स अलग अलग थे, ठीक है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कंसिडरेशन कई बार जो होता है ना वो प्रेजेंट में क्लास चलते चलते आता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट। ऑनलाइन क्लासेस में जनरली ऑल्दो वी ऑफर, हम लोग जो है हम लोग ऑफर करते हैं EMIs, बट जनरली जब भी आप किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को देखते हो ना, वहाँ पर अपफ्रंट पेमेंट होता है, पहले पेमेंट होता है फिर क्लासेस आपको मिल रही होती है, तो वहाँ पर पास्ट में चल रहा होता है, कई बार प्रेजेंट में काम करते करते मिल रहा होता है, कई बार फ्यूचर में। आपने देखा है ना, कुछ कोचिंग्स ऐसी होती है जो बोलती है हम आपको पहले पढ़ाएंगे फिर आपसे फीस चार्ज करेंगे, से पास होने के बाद तभी पैसा चार्ज करेंगे जब आप पास हो जाओगे, तो दैट इज फ्यूचर, ठीक है। चलिए कंसिडरेशन हम आपको ऐसे एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्योंकि आप अपने दिन रात देखते हो ना, तो इसलिए आपको रिलेटेबल हो जाते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन, प्रॉमिस और परफॉर्मेंस डेट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्लिगेशन 2 फॉर्म में हो सकती है, या तो फिर कुछ करने के वादे के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कुछ काम करने के फॉर्म में हो सकती है। जैसे हमने आपको बोला हुआ है हम परफॉर्मेंस देंगे, CA फाउंडेशन पढ़ा कर देंगे, तो परफॉर्मेंस है ना, हमारी तरफ से कंसिडरेशन क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, आपकी तरफ से क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया कि आप पैसे दोगे हमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, सो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो हमें चाहिए, जो प्रोमिसर ऑफरर को चाहिए वो मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप बोलोगे सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, गोल्ड चेन रखिए आप वो ले लोगे क्या, नहीं, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि जिसको सर्विसेज मिल रही हैं उसके अलावा भी किसी और के पास से कंसिडरेशन आ सकता है, जैसे हम ही लोगों ने अभी डिस्कस किया। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, यूनिट नंबर 1 में जाके बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, किस चीज़ के बारे में, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी ऑफर के बारे में। यहाँ पर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन कंसिस्टेड इन परफॉर्मेंस, यानी कि काम करने पर है, यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब अभी बाकी है कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन कंसिस्टेड इन प्रॉमिस, यानी कि कुछ काम करना है अभी, उस बेस पे कंसिडरेशन डिसाइड हुई है। से हमने बोला सर हम आपको बेस्ट लेक्चर्स पढ़ा कर देंगे, दैट वुड बी कंसिडरेशन इन प्रॉमिस, ठीक है। हमने बोला हमने पढ़ा दिया आप पैसे दीजिए, कंसिडरेशन इन परफॉर्मेंस, ठीक है। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन में बी
पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, अब ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट लगता है बच्चों को, पता एग्जाम में अगर एकदम से जाए, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बट हाउ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ? कंसिडरेशन नीड नॉट बी अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट नहीं, एडिक्वेट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट मतलब आपको पता है जब हम क्लासेस दे रहे होते हैं ना, एक एवरेज मार्केट प्राइस है क्लास में से 3,000 रुपये इन क्लासेस का, सीए फाउंडेशन क्लासेस का 3,000 रुपये का रेट है। हमने बोला हम 200 रुपये में देना चाहते हैं, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम 200 रुपये में देना चाहते हैं अपनी क्लासेस को। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन होना चाहिए। आपने सुना है कई बार लोग बोलते हैं कि यार मैं 1 रुपये लेकर आपसे ये काम कर दूंगा, है ना, क्योंकि वो पैसा नहीं चार्ज करना चाहते उस चीज़ में, तो 1 रुपये कुछ कंसिडरेशन थोड़ी हुआ, बट उन्होंने फिर भी वो काम कर लिया। आपने सुना होगा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके सीईओज ना कंपनी से 1 रुपये निकाल रहे होते हैं हर महीने। 1 रुपये क्यों निकाल रहे हैं, कोई ज़रूरत है क्या? 1 रुपये भी क्यों निकाल रहे हो, रहने दो, बट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं होगा ना बिना कंसिडरेशन के, तो बोलो 1 रुपये निकाल लेते हैं। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ओके। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के काम हो जाता है। इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इज दैट कंसिडरेशन? नो, तो यहाँ पे लिखो, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। वहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं लिखी क्योंकि आप लोगों का जब रिवीजन करवाते हैं तब हम लोग को ये चीज़ याद होनी चाहिए ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन, यानी कि अगर कोई काम किसी को लीगली वैसे भी करना है और उसने वही काम कर दिया तो क्या उसने कंसिडरेशन दिया है? नहीं, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उसके बदले में तुम मेरे लिए कुछ काम करो, तो ये जो होता है क्या ये कंसिडरेशन वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। कंसिडरेशन इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षी ऐसा सोचा समझा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए जो एक फैंटेसी जैसा साउंड करे, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। आपका जो है रियलिस्टिक कंसिडरेशन होना चाहिए कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और वो चीज़ एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि इतने पैसे इतना काम, या कुछ ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़नी है, अभी यूनिट में आएंगे हमारे आने वाले यूनिट्स में कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट किसको माना जाता है। बट कंसिडरेशन नीड नॉट बी अनलॉफुल, लीगली इशू नहीं होना चाहिए, उसमें लीगल तरह से अलाउड होना चाहिए, इमोरल एथिकली तरह से अलाउ होना चाहिए और तभी उसको कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होती है ना, वो अलाउ नहीं करती कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में सू करे, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन हैं? इन द केस ऑफ ट्रस्ट अ बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स हिज राइट, भले ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट बेनिफिशियरी तो है ना। से हमने बनाया एक ट्रस्ट बनाया जिस पर हमने बोला जितने भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है ना उनकी एक इनकम डिफाइन की, उसके नीचे जिनकी भी पेरेंटल इनकम है उनको हम सीए क्लासेस डिस्काउंटेड रेट में प्रोवाइड करेंगे, और एक ट्रस्ट बनाया हमने उस चीज़ का। और कोई बच्चा है जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, भले ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी वो केस फाइल कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। तो उसको क्या बोला जाएगा? यहाँ पर एक्सेप्शन बोला जाएगा, किसका? सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बोला जाएगा। ठीक है, इस केस में थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। फिर आते हैं इन द केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, मेंबर्स हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज कैन इन्फोर्स। कई बार फैमिली सेटलमेंट होता है और उसमें जो अभी तक से इंसान पैदा ही नहीं हुआ है ना, कोई बहुत पुराना इशू था और आपने देखा होगा कि आपकी जनरेशन के, आपके पेरेंट्स की जनरेशन के लोग फाइट कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ के पास, वो तब एग्जिस्ट करती थी वो प्रॉपर्टी जब ये थे भी नहीं, बट स्टिल दे आर फाइटिंग बिकॉज फैमिली सेटलमेंट में वो लोग भी केस फाइल कर सकते जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जनरेशन बाय जनरेशन भी वो चीज़ चल सकती है। फिर बात करते हैं इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट। इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ था, एक कोई मूवी थी जिसमें ना एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें बोला गया था इस पार्टी को, इस मैरिज की वजह से इस पार्टी को एक बेनिफिट मिलने वाला था, बाद में उस पार्टी को बेनिफिट नहीं मिला। क्या वो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, बट फिर भी उसको बेनिफिट मिल सकते थे, क्या अभी वो क्लेम कर सकता था? यस। इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी असाइनमेंट क्या होता है? सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन मतलब जो आपने लाइबिलिटीज एज वेल एज असेट्स दिए, यहाँ पे आपने सिर्फ बेनिफिट दिया। अगर आपने सिर्फ बेनिफिट दिया है किसी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी जाकर क्लेम कर सकता है, इवन दे आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक्नॉलेजमेंट और, पर ये असाइनमेंट और सक्सेशन अभी आगे आएगा हम लोग का ना, हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, अब ये एस्टोपल वाली जितनी भी चीज़ें हम लोग सब लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ मिलकर कर लेंगे। एस्टोपल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव प्रेजेंटेड योरसेल्फ एज पार्टनर और
प्रेजेंटेड एज समथिंग विच वॉज नॉट ट्रू एंड द अदर वन अग्रीड और अदर वन प्लेड अलॉन्ग, कि मतलब उसने भी बोल दिया कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सच है और सबको भरोसा हो गया कि ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सच है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। उसमें भी थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। ठीक है, इसको ऑल डिटेल में जाकर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट में। इन द केस ऑफ कवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अब यहाँ पर हम लोग ने बोला हुआ था कि यहाँ पर ओनर ने, ओरिजिनल ओनर ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो सारे आने वाले ओनर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। इससे हम लोग ने बोला था ना, एक लैंड थी उसको बेचा था, बट बोला हुआ था यार यहाँ पर ना वो बस एक ग्रेवयार्ड बनेगा और एक ये कब्र बनेगी, और आने वाले लोगों ने मना कर दिया, फिर भी उनको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने उन कंडीशंस के अंदर उसको अग्री किया हुआ था। सो इफ एनी ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड by the owner of the land, all successors should abide by it। ठीक है, जितने भी लोग हैं सबको अबाइड करना पड़ेगा। अबाइड मतलब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, अब ये क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, इसमें थर्ड पार्टी कैन सू मतलब थ्रू एन एजेंट। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन था? वो एजेंट और जो पार्टी है, फिर भी दे कैन सू ऑन यू। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी हमने देखा कंपनी और उस कस्टमर के बीच में हुआ नहीं ना, इधर एजेंसी और कस्टमर के बीच में हुआ या हमारे और एजेंट के बीच में हुआ। हमारे और कस्टमर के बीच में तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उसको क्या बोला जाएगा? थर्ड पार्टी कैन सू। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अभी कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों के अंदर नेचुरल लव सुनते ही साथ एक अलग उत्साह आया है, मुझे पता चला, परंतु ये बताएं नेचुरल लव क्या होता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इतने दर्द के बीच में ज़रा सी लव की बात होती है और आप लोग इतने खुश हो जाते हो, तो पहले ये बताओ नेचुरल लव क्या होता है? नियर रिलेशनशिप में हो सकता है, ब्लड रिलेशन में हो सकता है। तो मैं ये बताऊं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, इसमें हमें इंडिया के अलग लॉज एंड रेगुलेशंस में जाना पड़ेगा, जजमेंट्स में जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि नेचुरल लव कौन सा है। बट हाँ, जनरली जो ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं उसको नेचुरल लव में बोला जा सकता है। बट सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, किसी ने किसी को अडॉप्ट करके रखा है बचपन से, तो वो भी एक नेचुरल लव का फॉर्म हो सकता है। बट वो कितना लीगली होगा उसके लिए हमें अलग एक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, अलग एक्ट को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, बट कई बार ऐसा होता है कि आप लोग समझते हो कि कोई इंसान आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, वो नेचुरल लव नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लव नहीं है, नेचुरल लव नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा। मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो ये कब माना जाएगा? मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। अब देखो, नियर बोला है, ब्लड भी नहीं बोला है, कुछ भी नियर रिलेशन, किसी ने किसी को गोद लेके रखा था, ब्लड रिलेशन नहीं है, नियर रिलेशन है। मस्ट बी इन राइटिंग, क्यों मस्ट बी इन राइटिंग? क्यों? सोचो ना, हाँ, कोई भी आके किसी को भी बोल देगा ना, अरे वो ना अंकल जाते जाते मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी देकर चले गए, ऐसा नहीं होता ना, लिखित में कहीं होना चाहिए कि हाँ अंकल जाते थे, देना चाहते थे। एंड मस्ट ऑल्सो भी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, इसलिए आप देखोगे जितनी भी विल होती है ना वो जनरली रजिस्टर्ड अंडर दी लॉ करवानी होती है, जनरली रजिस्टर्ड अंडर दी लॉ होती है। ध्यान रखोगे? बढ़िया लगा? आगे बढ़ते हैं। कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पास्ट में हमने कोई सर्विसेज दी हुई थी, वॉलंटरी फॉर्म में दी हुई थी, अपनी इच्छा के अनुसार दी हुई थी, वहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी मिला था तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बट कौन सी सर्विस होनी चाहिए? पास्ट की सर्विस होनी चाहिए और वॉलंटरी होनी चाहिए, नहीं कि खुद से देनी चाहिए। अगर आप अग्री नहीं करते, सबसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया गया, आपको चीट किया गया, तो फिर कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं। चलो, शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है वो हम आपको बताते हैं, 2 पॉइंट्स आएंगे। मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, यहाँ तक तो समझ आता है, बट प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, यानी कि जिससे आप पैसा मांग रहे हो, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो, प्रोमिसर ऑफरर जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए जब सर्विसेज दी जा रही थी। मतलब जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जिस्ट करना चाहिए जब वो सर्विसेज दी गई थी। ठीक है, से आपने दादाजी को सर्विस दी और आप पोते से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। प्रोमिसर मस्ट हैव बीन इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, मतलब उनका इंटेंशन रहा होना चाहिए कि इसको ना मैं पैसे दूंगा। उसने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैं पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, आप खुद ही सेवा भाव के मन से किए जा रहे थे। फिर बाद में आपने पैसे मांगे तो क्या मिलेंगे? नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारे में या कहीं ना कहीं लिख कर बोला होना चाहिए, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, कि वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। चलो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार कौन सा होता है? वो डेट जिसकी
समय सीमा निकल गई हो। समय सीमा का मतलब इंडिया में जनरली 3 साल माना जाता है सिविल केसेस के लिए। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब समझना, टाइम बार डेट 3 साल हो गया, पहले का है, आपने अग्री कर लिया कि हाँ यार पे करवा लेंगे हम, ठीक है पे कर देंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको उसके पहले क्या मिल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि मैं 3 साल पहले का डेट पे कर दूंगा, से आपको क्या मिल रहा है। टाइम बार की टाइमलाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे आता नहीं एग्जाम में, बट हमें ये बताओ टाइम बार डेट आपने अग्री कर लिया, क्या होता ना हम पे कर देंगे, क्या फ़ायदा मिल गया आपको? आपको कुछ मिला, सामने वाले को पैसा मिल गया, आपको कुछ भी नहीं मिला ना, तो ये विदाउट कंसिडरेशन हो गया, इनवैलिड हो जाता, बट इसको वैलिड बोला गया है अलग से इसीलिए, ठीक है। अब आएंगे हम लोग आगे एजेंसी, कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे? यूनिट 9। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब ऐसा गिफ्ट जिसमें कुछ नहीं बचा, सब दे दिया, डोना डोनी, किडनी दे आए, डोना डोनी, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। कंप्लीटेड गिफ्ट है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था जो था, किडनी दे आए, अब क्या, ठीक है। ऐसा नहीं होता, डोना डोनी बहुत सारे तरह के होते हैं, सिर्फ किडनी के डोना डोनी नहीं होते हैं, पैसों के भी डोना डोनी होते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है पूरा, कुछ पैसा नहीं मिलता। सोचो ना, आप किसी मंदिर में गए और आपने 1 लाख रुपए दान किया और आपने बोला इसके बदले मुझे क्या मिलेगा जी, फिर उसने बताया कुछ नहीं मिलेगा, तो आपने बोला ये तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, कंसिडरेशन ही नहीं है। तो कंप्लीटेड गिफ्ट उसको बोला जाता है जिसके बदले कुछ एक्सपेक्टेशन रखा जाए। समझ रहे हो यार, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना कि इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आपने कुछ किसी को दिया, आपने किसी के लिए कुछ किया और आप बदले में कुछ नहीं चाहते हो, उसको बोला जाता है कंप्लीटेड गिफ्ट। तो आज आप लोग जाकर उनको बता सकते हो कि हम आपको जो दे रहे हैं ना, वो उसको कंप्लीटेड गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेलमेंट, बेलमेंट कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट 8 के अंदर। और चैरिटी, चैरिटी है नहीं कहीं अलग से, बट चैरिटी का मतलब क्या होता है? सेवा भाव, दान धर्म, क्रियाकर्म बोलना गलत होगा, दान धर्म बोलना तक सही। ऐसी कोई भी क्रिया यानी कि कर्म जिसको आप सेवा भाव के पर्पज से करते हो, उसको क्या बोला जाता है? चैरिटी। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? इज चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? यस यस यस। क्यों? विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है, स्पेसिफिकली कवर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए ये रीजन लिखा रहा है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट चैरिटी इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। खत्म होता है यहाँ पे यूनिट नंबर 2। बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं एक बार अपने लिए सब लोग, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई की। इतनी स्लो तालियां कैमरे पे जा रही हैं और इतनी स्लो तालियां आप लोग की बज रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। पर अब मजे की घड़ी यहीं खत्म होती है क्योंकि अब हम लोग आ रहे हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। ओके, बोला था कि पॉज नहीं